हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 7 फरवरी 2021 और 7 फरवरी 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल आए होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे तथा उनका हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे। तो आज जैसा कि आप जानते हो, आज है संडे और संडे को आता है फंडे। द हिंदू में ऐसा कोई आर्टिकल बढ़िया नहीं आता है, जिन राइटर हो वो भी छुट्टी मनाते रहते हैं। आर्टिकल्स आते हैं लेकिन उस लेवल के नहीं आते हैं जो डेली आते थे। 6 दिन के कंपेरिजन में आज अच्छे आर्टिकल नहीं आते हैं। आज जो राइटर होता है वो छुट्टी पे होता है और जो करंट में मुद्दे चल रहे होते हैं वो उनको डिस्कस करते हैं, जो अन्य राइटर हैं वो उसके बारे में लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के जो जो आर्टिकल आए हैं हमारे। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप देखो, आप शेयर नहीं कर रहे हो तो मुझे मोटिवेशन उतना अच्छा मिल नहीं पा रहा है। और फिर वीडियो बनाने की जो अंदर से जो ललक होती है वो नहीं आती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करना तो एकदम मत भूलो। लाइक ज़रूर करो वीडियो अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करके ये बताओ क्यों डिसलाइक किया, ये भी ज़रूर बताओ। और देखो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और फिर उसे कंटेंट तैयार करना, उसके बारे में पढ़ना, फिर उसे बनाना, तो इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। तो चल, वैसे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी सी है, बस आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली फ़ोटो आई ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है इसमें महिला किसान बहुत ज़्यादा हैं। जो महिलाओं की भागीदारी है हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मजदूर जो आदमी होता है वो बाहर कमाने चला जाता है, और जो घर जो वो प्रवासी श्रमिक बन जाता है, तो उसके घर की जो खेती बाड़ी है वो सब महिला देखती है। और इस प्रोटेस्ट में महिलाओं की भी भागीदारी है, क्योंकि महिला ने पहली बार कल जाके जहाँ चक्का जाम हुआ, तो ये पिक्चर यही शो कर रही है कि महिलाओं ने भी अपनी जो लोकतंत्र में भागीदारी है, जो कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी है, उसे इन्होंने यहाँ पे मजबूत किया है। और दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो ये देखिए, ये फोटो आप देखिए, यहाँ पे नीड फॉर स्पीड लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 2019 5 अगस्त के बाद से आज पहली बार जो है 4G सेवा वहाँ पे बहाल कर दी गई है। लोग नहीं तो 1G और 2G चला रहे थे। सोचिए, अगर आपके यहाँ नेट कई महीनों बंद कर दिया जाए, फिर 2G खोला जाए, तो आपकी करंट में क्या सिचुएशन हो जाएगी। आप 5G की तरफ बढ़ रहे हो, वो 1.5 साल से कुछ नहीं कर रहे थे। कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम, और जो दूसरी कंडीशन थी कि ऑनलाइन एजुकेशन, तो वो सब वहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा। जब कोरोना टाइम चला, कितने बच्चों के स्कूल छूटे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस कहाँ चलेंगी। जब वहाँ पे नेट 2G चल रहा है, वो भी एकदम 2 KB 4 KB 10 KB, तो आपको खुद ही मतलब वर्क फ्रॉम होम आपने कर रखा है। तो वहाँ पे लोग कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे होंगे। तो आज बहुत दिन बाद उन लोग के लिए लगता है वो स्वर्ग में पहुँच गए हैं, जो इंटरनेट यूज़र है वहाँ पे। आज देखिए, इनके चेहरे पे खुशी देख के आप समझ सकते हैं कि कितने खुश हैं लोग। तो देखिए, आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो इंटरनेट प्रयोग करने का अधिकार है, ये जो है, आप सर्च करना गूगल पे जाके कि ये इसे किसने फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया, किस स्टेट की कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट घोषित किया था। तो ये आप जाके सर्च करना, क्योंकि ये देखो, इंटरनेट का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहता है और इससे संभावना है क्वेश्चन पूछ ले। और ऊपर जो मैंने छोड़ दिया, ये है पीएम लॉर्ड्स द जुडिशरी फॉर सेफिंग पीपल्स राइट, मतलब सेफ गार्डिंग पीपल्स राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो अभी यहाँ पे गुजरात में, जो वहाँ पे गुजरात की हाई कोर्ट है, उसका उसकी गोल्डन जुबली मनाई गई, मतलब उसकी 60वीं सालगिरह मनाई गई है। तो इसका मतलब 60वीं, तो 1961 में वो बना था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे अभी जो उसकी 60वीं सालगिरह मनाई गई है, उसमें मोदी जी भी पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने तारीफ की जुडिशरी की। प्लस इसके बाद जो जुडिशरी, जो वहाँ के उसके हाई कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने भी पीएम मोदी को निर्भीक, ईमानदार, सब कुछ नेता बताया। तो यहाँ पे मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है क्या जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। मतलब जुडिशरी जो न्यायपालिका है, उसका विधायिका के साथ ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में बताया गया है कि जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, वो तीनों एक दूसरे से, मतलब न्यायपालिका इन दोनों से इंडिपेंडेंट रहती है, वो स्वतंत्र है अपने अधिकारों को लेकर के। तो यहाँ पे जब इस तरह से दोनों में साठ गांठ देखी जाती है किसी पॉलिटिशियंस के साथ, तो ये राइटर यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। राइटर ने, लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, वो सही बोलते हैं कि अगर यहाँ पे जुडिशरी और ये पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे तो देश की क्या हालत होगी, आप समझ सकते हो। आपको जाके देख लेना कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, इन दोनों का कार्य देख लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यूपी पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों क्या करते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हो रहा है।
क्योंकि अब फैक्चुअल वाला ज़माना चला गया, क्योंकि रटने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये FSSAI कैप्स 10 फैट्स इन फूड प्रोडक्ट। तो इन्होंने भी देखिए, इन्होंने बताया है कि मैं आपको बता दूं, जो FSSAI है इसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको ये जो बोला जाता है, इन्होंने इसमें ये बताया कि जो व्हाट आर ट्रांस फैटी एसिड, इन्होंने बताया कि सर्वे हुआ था, एक सर्वे के हिसाब से पूरी दुनिया में जो है वो 5 लाख डेथ ट्रांस फैटी एसिड की वजह से होती है। अब आप पूछोगे कि ट्रांस फैटी एसिड क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो फैट होता है वो 3 टाइप का होता है, वो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड प्लस ट्रांस फैटी। तो यहाँ पे देखिए, जो अनसैचुरेटेड होता है वो असंतृप्त होता है, वो किसमें पाया जाता है, वो जो आप दाल खाते हो, आप जो नॉर्मल वेजिटेबल्स खाते हो, फल खाते हो, उसमें जो फैट होता है उसे अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। ये क्या होता है, इस बॉडी के लिए लाभदायक होता है अगर एक सीमित मात्रा में लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप शरीर में कोई भी असीमित मात्रा में ग्रहण करोगे तो आपके शरीर को नुकसान किया है। सैचुरेटेड फैट में जैसे मटन, मछली, प्लस इसके बाद जो सुअर का मांस होता है, बकरी का मांस और सब चीज़ें हैं, ये किस में आती हैं, ये सैचुरेटेड में। मक्खन, मलाई, पनीर, ये सब सैचुरेटेड है। और जो ट्रांस फैटी होता है, जैसे आप कोई दुकान पे जाते हो, चिप्स खरीद लेते हो, प्लस इसके बाद में कुरकुरे खरीद लेते हो, तो आपने कभी सोचा कि इतने इतने दिन तो पड़ा कैसे रहता है? तो इसी वजह से इसमें इसमें क्या होता है, ट्रांस फैटी जो एसिड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और इसी वजह से ये क्या होता है, ये इतने 4-4, 3, 10-10 महीने तक ऐसे पड़ा रहता है। क्योंकि आप देखते हो कि पैकेट पे एक्सपायरी डेट 9 महीने के बाद होती है ज़्यादातर, जो फूड आइटम्स होते हैं। तो इसलिए ये इसी वजह से, जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स लेते हो तो उसमें भी 9 महीने, 12 महीने, तो ये ट्रांस फैटी एसिड की वजह से ये इतने तक पड़ा रहता है। और ट्रांस फैटी एसिड जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जो ट्रांस फैटी एसिड इंक्रीज लेवल्स ऑफ LDL बैड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल। देखिए हमारे बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एक होता है हाई डेंसिटी। तो क्या है, हाई डेंसिटी जो है गुड कोलेस्ट्रॉल, वो किसकी वजह से बनता है, वो जो आप अनसैचुरेटेड फैट लेते हो, तो ये क्या बॉडी के लिए बढ़िया है। और जो लो डेंसिटी होता है, इसमें क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, और ये क्या बॉडी के लिए हानिकारक है। इसमें कौन से आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें ट्रांस फैटी आते हैं, और प्लस इसके बाद आपके ये सैचुरेटेड आते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, लो LDL में। और यहाँ पे आप देखो, इन्होंने लिखा है ग्लोबली इंक्रीज TFA ट्रांस फैटी एसिड इनटेक इज एस्टिमेट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 5 लाख डेथ पर ईयर। मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं कि इसने एस्टिमेट लगाया है कि ये बढ़ा है ट्रांस फैटी एसिड की वजह से, 5 लाख से ज़्यादा डेथ क्या होती है, पर ईयर होती है। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, जब LDL बढ़ता है बॉडी में, आपको पता होगा, लोग क्या होते हैं, हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, किसी की किडनी डैमेज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है। तो ये सब बीमारियाँ किसकी, इसी की देन है। और आज की जो लाइफ है वो इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। इसलिए आप क्या करो, आप कम से कम सुबह उठ के आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करो, व्यायाम जरूर करो, जिससे आपकी शरीर तंदुरुस्त रहे। और आप अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये ट्रांस फैटी फूड्स हैं इनको अवॉइड करो। आप घर का अच्छा बना खाना खाओ, आराम से खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यही बात बोली गई है। अब आगे देखते हैं, आगे जो है, और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि ए सर्वे ऑफ स्ट्रीट फूड इन दिल्ली एंड हरियाणा फाउंड दैट 25% ऑफ स्नैक्स हैड हाई लेवल ऑफ TFA। मतलब स्नैक्स जैसे समोसा खाते हो आप, और सब चीज़ें हैं, ये क्या बोलते हैं, ये जो होता है, ये यार याद नहीं आ रहा है, ये जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मोमोज। तो इस टाइप के जो स्नैक्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, TFA। और इन्होंने सर्वे जो किया था FSSAI ने, इन्होंने बोला कि 25% TFA इसमें पाया जाता है। तो आप सोच लो, जैसे आपको अगर लीवर में इन्फेक्शन है, मान लो फैटी लीवर तो आजकल सबका है, तो ये लीवर में इन्फेक्शन जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी वजह से होता है, क्योंकि फूड जो होता है वो क्या होता है, फैट जो होता है वो जाकर लीवर के आसपास जमने लगता है, तो लीवर से क्या निकलता है, एक रसायन निकलता है
जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है। बिलिरुबिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और लीवर उसे अच्छे से रिसाइकल डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फिर वो क्या होता है, वो आपका निकल के बिलिरुबिन पीले मात्रा का रसायन मतलब शरीर में फैलने लगता है। तो लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस हो गई, पीलिया हो गई। तो क्या होता है, जब वो डाइजेस्ट नहीं हो सही से, वो लीवर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में फैलेगा, आपके ब्लड के माध्यम से जब फैलेगा तो फिर क्या होता है, नाखून पीले, आँख पीली, हाथ पैर सब पीले पड़ने लगते हैं। तो ये सब का रीज़न यही है, इसलिए आप ज़्यादा ज़्यादा इन्हें अवॉइड करो। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टेक प्लेटफॉर्म्स। देखिए यहाँ पे यही बात है, ट्विटर जो अभी किसान आंदोलन के समय सरकार ने बोला ट्विटर से कि आप 257 अकाउंट जो है उनको क्या कर दो, बैन कर दो, और एक हैशटैग को, तो उन्होंने बैन किया उस अकाउंट को, फिर से रिस्टार्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने तो देखा है कि ये जो आईटी, इन्होंने बोला कि हम आईटी अधिनियम 2000 की सन 2000 का जो आईटी अधिनियम है उसकी धारा 69A के तहत तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि तुम इन जो 257 ट्विटर अकाउंट है इनको ब्लॉक करो। तो फिर इसके बाद जब ब्लॉक कर दिया उसके बाद ट्विटर को समझ में आया हम तो मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, हम तो क्या करते हैं, इनको बस एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपनी आवाज उठाओ। तो यहाँ पे उन्होंने श्रेया सिंघल बनाम जो कौन सा केस है, भारत संघ का, किस ईयर का है, कमेंट सेक्शन बताना। चलो मैं बता देता हूँ, 2015 का है। उसमें जो था उन्होंने बोल रखा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो आईटी अधिनियम 2000 की जो धारा क्या है, 66 है, तो 66A के तहत जो है इसमें इसे माना नहीं जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार को किसी तरह से बैन नहीं किया जा सकता, चाहे कोई अधिनियम हो, कोई नियम हो, मौलिक अधिकार से ऊपर कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है इसके ऊपर कोई नहीं, चाहे तुम जो भी हो। तो इसीलिए क्या है, उसने ट्विटर ने इन सब चीज़ों को बहाल कर दिया, और उसी पे कंट्रोवर्सी बनी हुई है दोनों के बीच में। तो टेक प्लेटफॉर्म के बीच में जो वो तो बोलता है कि मैं तो मिलिट्री प्लेटफॉर्म हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं दलाल हूँ बीच का, हमें क्या है, हमें बस अपने प्रॉफिट से मतलब है, ट्विटर तो दलाल है दोनों के बीच का। अब दोनों अपना आपस में समझ लो, हमें जो कमाना है हम कमा लेंगे। तो ये बात यही मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले अच्छे से इसे, तो आप पीछे वाले लेक्चर जाके सुन लीजिएगा। अब देखिए ये है, ये मज़ेदार आर्टिकल है, कैन ए बैड बैंक सॉल्व द ग्रोइंग एनपीए क्राइसिस। मतलब अभी जो बजट पेश किया गया है तो उसमें निर्मला सीतारमण ने बोला कि हम एक बैड बैंक का निर्माण करेंगे, जिसमें क्या करेगा, ये जो बैंक की एनपीए होती है। अब देखो एनपीए में बता दूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसे बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है। तो एनपीए क्या है, ये जो बैंक मान लो किसी को लोन दिया, जैसे मान लो आप ही अपने आप को रखो, आपने बैंक से 100 रुपये, बहुत ज़्यादा मत सोचो नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, 100 करोड़ मत सोचना, 100 रुपये आपने लोन लिया बैंक से। अब 100 रुपये लोन लिया बैंक से, उसके बाद वो 100 रुपया बोला बैंक की इसका मेच्योर टाइम मतलब एक साल मान लो दे दिया उसने कि एक साल में आपको ये सब जमा कर देना है 100 रुपये। आप अब 100 रुपये का मान लो 10% इंटरेस्ट रख रहे हैं, तिमाही का ब्याज है। आप तो कितनी तिमाही हुई, 4 तिमाही, 4 तिमाही का 10% मतलब 40 रुपये हो गए। तो आपको एक साल में कितना जमा करना था, 140। अब क्या किया, पूरा पैसा लेके चपत हो गए, 100 रुपये दिए ही नहीं उसको, वो क्या बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एसेट था वो परफॉर्म नहीं किया, और बैंक का एसेट क्या होता है, जो वो लोन देता है वही उसका एसेट बन जाता है। अब एसेट जब परफॉर्म नहीं किया तो उसने उसका नाम रख दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पे बात ये है, देखिए मैंने 100 करोड़ आपको इसलिए नहीं बोला कि 100 करोड़ का कर्जा अगर आप लेके भागोगे तो फिर इसके बाद पुलिस दौड़ाएगी तब आपका हार्ट अटैक होगा, इसलिए बोला। ये नहीं कि आप ये मत सोचना कि मेरी इतनी वो नहीं है, 100 करोड़ आप ले सकते हो, आप 1000 करोड़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आरबीआई ने भी इस प्रपोजल को स्वीकार किया अच्छे से। तो अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बैड बैंक है क्या। देखिए बैड बैंक वही है जो कि एक आर्थिक अवधारणा है, मतलब एक तरह से आर्थिक अवधारणा है, और ये क्या करेगी कि जो बैंक का एनपीए बन जाता है उसको क्या करेगी, ये रिकंस्ट्रक्ट करेगी, मतलब एनपीए को ये ऐसे नॉन परफॉर्मिंग को परफॉर्मिंग करेगी, कुछ ना कुछ ये एनपीए जो है उसको बटोर लोगी, ब्याज छोड़ो, जो मूलधन है वही बटोर के लाएगी, इस तरह से इसकी अवधारणा लाई गई है। तो यहाँ पे क्या है, जो बैंक हैं अपने जो एनपीए हैं वो इसको ये बैड बैंक को दे देंगे। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अपना एनपीए किसको दे देंगे, बैड बैंक को। बैड बैंक क्या करेगा, इनको वसूलेगा। लेकिन यहाँ पे जो देखिए कंट्रोवर्सी यही है कि क्या जो है ये भी तो सरकार के अंडर में आप बनाएंगे, और जो सरकार के अंडर में बनाओगे आप, तो सरकार एक सरकारी, पहले तो बैंक भी वसूलता था एनपीए,
अब बैंक एनपीए वसूल रहा था, नहीं वसूल पाया, तो अब एक ही सरकारी निकाय से दूसरे सरकारी निकाय को आपने ट्रांसफर कर दिया। तो क्या मतलब है, मतलब आप एक चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, पकड़ तो आप कान ही रहे हो, क्योंकि ये भी सरकारी वो भी सरकारी, बैड बैंक भी सरकारी होगा, और वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक वो भी सरकारी थे, उन्होंने नहीं वसूला तो तुम भी क्या घंटा वसूल पाओगे। इसीलिए जो रघुराम राजन थे, जो हमारे फार्मर गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने बोला कि जो आप एनपीए है उसको निजी क्षेत्रों में दो। जो विशेषज्ञ हैं वो बोल रहे हैं कि आप जो बैड बैंक बना रहे हो इसमें नियामक बना दो निजी क्षेत्र को, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक का एनपीए कभी ज़्यादा है ही नहीं। आप एचडीएफसी को उठा लो, ये सब बैंक जो हैं ये सब के ये प्राइवेट बैंक हैं, आप प्राइवेट बैंक का एनपीए जाके चेक करना डाल के, जो प्राइवेट बैंक हैं तो उनका देखोगे एनपीए, एनपीए उनका ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, वो लोन वसूलने में तेज हैं, वो अपना हमेशा फ़ायदा देखते हैं और घाटे में कभी काम कर ही नहीं सकते। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन होता है, सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो उनको चलाते हैं और उनको लाभ से मतलब नहीं, उनको मतलब है अपनी घूस पानी से। अब घूस पानी मिलता रहता है और खाते पीते रहते हैं, मस्त रहते हैं। अब देखिए जो बैड बैंक है ये पहले से कॉन्सेप्ट आ चुका है, ऐसा नहीं कि इंडिया में है, ये पहले अमेरिका में भी आ चुका था। अमेरिका में 1988 में इन्होंने पहला बैड बैंक मेलोन बैंक बनाया था अमेरिका में। और दूसरी बार जब 2008 में क्राइसिस आया था, जो आर्थिक जो तंगी आई थी 2008 में, वो भी मैंने आपको पीछे इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ कैसे आई थी। तो यहाँ पे वही था कि मतलब ये गिर गए इंटरेस्ट, तो फिर उन्होंने घरों इंटरेस्ट करना शुरू कर डालना पैसा शुरू कर दिया। फिर घर जब डिमांड बहुत कम हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसका भी रेट गिर गया, बैंक सब तबाह हो गए, यही सब कहानी थी। तो उसके बाद वहाँ पे भी टार्प गठित किया गया यूएसए में 2008 में, और उसने बहुत अच्छा मतलब क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम टार्प, तनावग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम। तो भारत का जो है अभी आंकड़ा था वो देखिए, वो था 31 मार्च 2020 के अनुसार, आरबीआई के आंकड़े के अनुसार वो जो एनपीए था वो लगभग 9 लाख करोड़ था। जबकि जो बैड लोन्स है, वो जो कुल मुद्रा है पिछले जो बैड लोन्स था वो पिछले सालों में घट रहा है, मतलब जो एनपीए था वो पिछले सालों में कुछ घट रहा है, मतलब बैंक अपने क्या है, अपनी जो कार्य विधि है उसमें जो अधिकारी हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और पहले क्या देखो, बैड लोन कैसे बनेगा, ये क्या गरीब आदमी से तो ये लोन कुर्की कर लेंगे, सामान उठा ले जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी मान लिया ऐसे लोग करोड़ों हजारों करोड़ों लेके भाग गए, उनके यहाँ थोड़ी नहीं जाते हैं। अभी आप अपने यहाँ कोई बाहुबली देख लो, वो कितना एनपीए बनाया होगा बैंक से लोन लेने के लिए, किसी बैंक वाले की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाके ले ले। इसी संबंध में सरकार ने सरफेसी अधिनियम, इंद्रधनुष योजना, बहुत कुछ चलाया, और फिर इसके बाद एनलैट चलाया उन्होंने। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो सब फेल हो गए, इसीलिए कि वहाँ पे सरकारी कर्मचारी थे और वो हमेशा लाभ के लिए काम नहीं करते हैं। और जो बैड बैंक है ये यूएसए, जर्मनी, जापान हर जगह लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इंडिया लागू करने में समस्या है, क्योंकि ये हमेशा क्या कर रहे हैं, सरकार से ही सरकार के एजेंसी को ट्रांसफर करने, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। जबकि देखिए अब कोविड आ गया, कोविड में सरकार ने बोला कि इंटरेस्ट मत लो 3-4 महीने, वो भी बंद रहा, प्लस लोगों के पास पैसा नहीं है, तो एनपीए क्या होंगे, और बढ़ेंगे। और डेटा भी आ चुका है कि 31 सितंबर 2020 तक जो हमारा एनपीए था वो 2020 में कितना था, 7.5%, जबकि 2021 सितंबर तक यह 13.5% हो जाएगा। मतलब सोच सकते हो कितनी तेजी से एनपीए बढ़ रहा है। तो यही बात है, यहाँ पे यही बोल रहे हैं राइटर कि ये निजी क्षेत्रों के बैंक को दे दो, निजी क्षेत्र इसमें नियामक एजेंसी बना दो बैड बैंक की, तो वो अच्छे से रेगुलेट कर लेंगे और अच्छे चलाएंगे। और सरकार ये बोल रही है कि बैंकों का रिजर्व बढ़ जाएगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। रिजर्व कहाँ से बनेगा, मान लो आपके पास 10 रुपये है, अब आपने किसी को 10 में से 5 रुपये उधार दे दिए, 5 रुपये आपके पास बचे हैं, तो 5 रुपये बचे हैं, तो 5 रुपये आप रखे हो, वो 5 रुपये उधार में चला गया। अब वो 5 रुपये आप उधार में गया है, वो मिल ही नहीं रहा पैसा, तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। तो वो जब 5 रुपये आपको मिलेगा तो क्या आपका रिजर्व थोड़ी ना बढ़ेगा, 10 रुपये 10 रुपये रहेगा। तो यही बोल रहे हैं जो हमारे सरकारी जो हैं, जो वित्त मंत्री जी थी वो बोल रही थी कि क्या बढ़ेगा, हमारा हमारा रिजर्व बढ़ेगा, रिजर्व नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा ही पैसा तुमको मिलेगा, रिजर्व कहाँ से तुम करोगे। बस हाँ ये काम करेंगे कि अगर मान लो इनको पैसा मिल गया,
जो इनका एनपीए बना है, अगर वो बैड बैंक इकट्ठा कर लेता है तो उनके लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी बैंक की। और बैंक जब लोन देना शुरू करेगा तो फिर क्या होगा, रोजगार, नए उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा, मांग आपूर्ति बहाल होगी। तो ये सब आप जोड़ लेना, क्योंकि ये तो देखो, आप अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा भी पढ़े हो तो इसमें बेसिक कॉमन जो कॉन्सेप्ट है यही है अर्थव्यवस्था का। तो यही बात है। तो बैड बैंक है, देखिए आगे किस तरह से इसको लेके चलते हैं। और यहाँ पे जो बैंक, देखिए बैंक में जो एनपीए बनता है उसका कारण बहुत कुछ है। जो हमारी बैंक की जो संस्थाएं हैं पब्लिक सेक्टर की, उसमें क्या होता है, उसमें नेतागिरी बहुत ज़्यादा होती है। जो नेता होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब मान लो लोन दिलवाना, नेता फ़ोन कर दिया इसको लोन दे देना, भले उसका कागज़ पत्र सही नहीं है, अधिकारी जो है अपना काम सही से नहीं करेंगे, बैंक के अधिकारी घूस वूस खाएंगे। तो इसी तरह से एनपीए बनता है। तो इसमें क्या है, निजी क्षेत्र हमेशा इसके लिए अच्छे साबित होंगे अगर बैड बैंक के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को लाया जाए। और दूसरी बात, जो सार्वजनिक बैंक है उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि तुरंत एसेस कर लें कि हमारा एनपीए कितना अच्छा है। बैलेंस शीट बनती है, फिर कैलकुलेट करते हैं, 1.5 साल में डेटा आता है। तो इसलिए क्या करें, टेक्नोलॉजी अच्छी करें ताकि वो तुरंत उधार डाले कि अरे मेरा एनपीए इतना, मैं इसको लोन नहीं दूंगा। तो इस तरीके से ये सब होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और एक बात और, आप शेयर करो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तब तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।